बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे हमारा फोकस जो होता है वो उनके सॉल्यूशंस पे होता है कि जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अर्ली डेज में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरक्की कर रहा था। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें इनोवेशन हो रही थी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हो रही थी। एक वो वक्त था कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा था और स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस जमाने में 60s में 50s में बहुत काम हुआ था। बेशुमार उसमें बड़े बड़े नाम आए जो इसमें काम कर रहे थे, लेकिन 72 के बाद जब नेशनलाइजेशन हुई तो वो हमारी प्रोग्रेस सारी की सारी खत्म हो गई। उसमें अगर हम पुरानी बात करें तो पीको इंडस्ट्रीज को अगर हम लेते हैं तो पीको इंडस्ट्रीज उस जमाने में लेथ मशीन्स एक्सपोर्ट कर रही थी। सिलाई मशीन सलीका यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी पूरी दुनिया में। तो फैन इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज तो बाद में आई हमारे यहाँ। तो इनोवेशन की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान का वो स्टार्ट बहुत अच्छा था, एशियन टारगेट थे हम, लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद हमारे वो हालात न रहे। बाद में हमने नो डाउट के स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमने बहुत काम किया और उसमें हमने नाम बनाया। हमारे मिसाइल दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। लेकिन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उस तरह काम ना हो सका जो होना चाहिए था। फिर गवर्नमेंट सेक्टर से और फिर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का कल्चर डेवलप हुआ और थोड़ा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊपर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। अब हम स्टार्टअप्स में भी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ हमारी रुक गई। पिछले 6 साल से तकरीबन हायर एजुकेशन कमीशन ने नेशनल इनोवेशन फंड क्रिएट किया हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को पैसे दिए जाते हैं कि वो रिसर्च करें और अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज डेवलप करें, उसको पेटेंट करवाएं। तो पेटेंट में भी हम कोई बहुत आगे नहीं अभी तक, लेकिन काम थोड़ा शुरू हुआ है। आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अतर मंसूर साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए। और डॉक्टर साहब ने पिछले कुछ सालों में उनकी PhD भी इसी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी रिसर्च की, तो उनसे हम पूछेंगे कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखें। जी डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का स्टार्ट क्या था और एशिया में हम कहाँ पे थे, वर्ल्ड में कहाँ पे थे और अब क्या सिचुएशन है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है समरी नाजरीन के लिए जो है वो पेश कर दी है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। 1950s और 60s की जो दहाई थी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और इनोवेशन के हवाले से। अच्छा, मैं क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया है और मैं नाजरीन के लिए ये भी थोड़ा तफसील में बताना चाहूंगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये तीनों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। साइंस एक ऐसी चीज है जिसको जब हम किसी ह्यूमन नीड्स को मीट करने के लिए किसी चीज में ऐसी जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ जो ह्यूमन नीड्स हैं और वांट्स हैं उनको मीट करने के लिए जैसे जैसे वो अपग्रेड होती जाती है तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो साइंस का सफर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का सफर इनोवेशन की तरफ, ये होता है एक सीक्वेंशियल, अगर आप एक से दूसरे स्टेप में जाएं और तीसरे स्टेप में जाएं। तो पाकिस्तान में साइंटिस्ट उस वक्त बड़े अच्छे मौजूद थे। सिद्दीकी साहब जो थे जिन्होंने PCSIR भी एस्टेब्लिश की, वो आपको पता है 1960 की दिहाई में, और बड़े नामवर साइंटिस्ट थे। और आपने खुद भी बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है हमारी नाजरीन ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा तारीख के हवाले से, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे, और डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक, और ये डिफरेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज में या आप कह लें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, इसलिए सिविलियन सेक्टर में भी रफीक जमान सिद्दीकी जो जिनका हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सर दो डॉक्टर साहब जो चीजें बड़ी अहम है, एक तो ये कि आपके पास टैलेंट अवेलेबल हो, टैलेंट पूल हो, ठीक। अच्छा, फॉर्चुनेटली उस दिहाइयों में
50 की दिहाई और 60 की दिहाई में आपके पास लोकल टैलेंट अवेलेबल था। बिल्कुल सही कहा। जो यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, वो क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान की एक अच्छे लेवल की, तो उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी और उनको इकोनॉमी रिटेन कर रही थी। बिल्कुल सही। आपने नेशनलाइजेशन का हवाला दिया, उसके बाद एकदम जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, तो फिर आपकी फ्लाइट शुरू हो जाती है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। जैसे कैपिटल फ्लाइट होती है ब्रेन की। जैसे रंगून वाला जो थे, जी जी बिल्कुल, वो मलेशिया चले गए और उन्होंने वहां बहुत इंडस्ट्री डेवलप कर वहां कर ली। जब आपको यहाँ पे मुनीर अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। सो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे 50 और 60 की दिहाई थी, तो योर इकोनॉमी वाज मूविंग फ्रॉम साइंस टू टेक्नोलॉजी टू इनोवेशन। और आपने अगर मुताले पाकिस्तान की किताबें भरी पड़ी हैं कि डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है 1960s, और उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी अच्छी हो रही थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि आपको 7, 8, 9% की जब ग्रोथ मिल रही हो, जो कंपेरेबल थी उस वक्त के साउथ कोरिया के साथ, बल्कि आप साउथ कोरिया से आगे थे, और साउथ कोरिया उसके बाद फिर अब उसी ट्रेजेक्टरी पर रहा। ये भी कहा जाता है कि जापान से भी आगे थे। तो आपके मॉडल को लोग एम्यूलेट करते थे, कॉपी करते थे। चाइना तो कुछ भी नहीं था। चाइना तो उस वक्त सर डीप स्लंबर में था ना, ओपियम वॉर के बाद आके यहाँ की इंडस्ट्री को स्टडी किया, बल्कि वो चू एन लाई इधर आए, वो पीको गए और ये सारा बीको इंडस्ट्री जो थी इसको देखा उन्होंने, और उनकी बड़ी तस्वीर मौजूद हैं कि उस पीरियड में वो यहाँ पे रेगुलरली आए और उनकी डेलीगेशन आए बाकायदा, और ये किया। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ कि पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस थी, वो डेफिनेटली एक एनविएबल परफॉर्मेंस थी, जिसको देख के लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और ये सिविलियन सेक्टर, इंडिया से भी इवन हम बहुत आगे, इंडिया से भी आगे इस रीजन में, तो हमारा कोई मैच ही नहीं था ना साउथ एशिया में, इवन ईस्ट एशिया में भी जो रीजन, जो साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इनसे हम आगे थे। ये तो हमसे बहुत पीछे थे। 65 में तो मलेशिया, सिंगापुर आजाद हुआ है, और आज आप देखें वो इंडोनेशिया के देख ले सारों के। तो मैं सर गुजारिश ये करूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि हमने मिस क्या किया, कि आज आपने मिसाइल का जिक्र किया, आपने स्पेस का जिक्र किया, आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर का जिक्र किया। नो डाउट हमारी जरूरत थी, हम 1971 में डिसमेंबर हुए, हम दोबारा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारा दुश्मन किसी साइड के बॉर्डर के भी हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो मगरिब में हो या मशरिक में हो, हमारी तरफ दोबारा मैली आंख से देख सके। तो हमने डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम किया, लेकिन जो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो ट्रेड ऑफ के अंदर हमने जाया किया, वो ये कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म कर दी, हमने सिविलियन सेक्टर की R&D को खत्म कर दिया, हमने नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक, अप्लाइड और एक्सपेरिमेंटल जो डेवलपमेंट और रिसर्च होती है उसको कोई फोकस नहीं किया, हमने लिंक्स इकोनॉमी में इंडस्ट्री के नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल स्कूल्स के साथ क्रिएट नहीं किए, हमारी गवर्नमेंट की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग है वो इतनी स्पोरेडिक और अनप्रेडिक्टेबल रही और गलत चैनल्स में चली गई कि हम उसे रीप नहीं कर सके। आज अगर मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जो परफॉर्मेंस है वो रीजन में तो सबसे पीछे है। रीजन में बांग्लादेश भी आपसे आगे निकल गया, सारे आगे, श्रीलंका भी आपसे आगे, सिर्फ अफगानिस्तान आपसे पीछे, और अफगानिस्तान के रीजंस हमें पता है कि क्या। ठीक है, अगर अफगानिस्तान को भी आप थोड़ा सा स्पेस दे दें तो शायद वो भी आपसे आगे निकल जाए, जो कि मैं मुझे लगता है में था, वो आगे भी था, और दोबारा शायद उनकी जो थी लेकिन दुनिया भर में उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई थी। ठीक है, लोकल मिसाइल तक उन्होंने बना लिया, लोकल मिसाइल तक बनाए। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम रीजन में पहले हम पूरे एशियन रीजन में एक कॉपी करने का मॉडल थे, अब हम साउथ एशियन यानी कि जनूबी एशिया की जो रीजन है उसमें भी हम मॉडल नहीं रहे। तो अब हम बांग्लादेश आप देख लें, बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो 8-9% कोविड के बाद भी। इंडिया की ग्रोथ देख ले, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गया है। आपने बांग्लादेश की बात की जी, तो बांग्लादेश 71 के बाद जब बना तो पहले कुछ साल उनके भी बहुत बुरे हालात बिल्कुल थे, लेकिन वहां जब स्टेबलाइजेशन आई जी, आर्मी की इंटरफेरेंस बंद हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई जी, तो उसके बाद बांग्लादेश ने ग्रो किया, क्योंकि बांग्लादेश ने टर्की में भी यही हुआ, सोशली डिसाइड कर लिया कि हमने किसको इंटरवीन कहां करने देना और कहां नहीं करने देना, और नेशनल प्रायोरिटीज डिफाइन हो गई। अभी डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेट सिर्फ यही नहीं है कि हम पीछे रह गए इस सफर में, हमारा कोई होलिस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नहीं है। बिल्कुल सही है आपने कहा। आप देखें ना कि इस मुल्क में 230 मिलियन का ये मुल्क है, 23-24 करोड़ का ये मुल्क हो गया ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो लोग कहते हैं शायद 27-28 मेरे हिसाब से 30+। देखिए आपने भी तो, मैंने भी यही सुना है फिगर्स, मैं ईस्ट एशिया में बड़ा काम किया, वहां से बैठ के हमें जो हम अनऑफिशियल फिगर सुनते हैं वो तकरीबन यही 30 करोड़ के करीब है। तो चले हम ऑफिशियल भी ले लेते हैं, 23-24 करोड़ पे तो आप घूम रहे हैं, और जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है
उस पे आपने बहुत जल्दी वो 30 करोड़ ऑफिशियली भी हो ग्रोथ जाना रेट की जब बात की जी। तो हमने ग्रोथ रेट एक फिक्स किया हुआ है हाँ जिसके जी। ऊपर हम अपनी पॉपुलेशन शो पॉपुलर, लेकिन वो हो सकता है कि इवन जो बड़ा हमारा सेंसिस है वो भी प्रॉपर सेंसिस नहीं होता, राइट राइट, क्योंकि प्रॉपर सेंसिस हो तो ऑटोमेटिकली हम अपने अराउंड देख लें तो हमारा 3+ तो जर्नल ही है, जनरल है। अब इर्द गिर्द देख लें, आप मुशाहिदा करके रैंडम बिल्कुल। सैम्पलिंग कर लें Random तो sampling आपको मिल जाएगा। तो 2.2 तो सरकारी रेट है ना, बिल्कुल, सरकारी या 2.1 सरकारी है, वो दिखाने के लिए कि जी वो भी ज्यादा है, वो भी दुनिया के ज्यादा। हिसाब से वो भी बहुत वो भी ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें अनफॉर्चुनेट मतलब हम जी। रेट की जब बात करते हैं जी जी तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी और मशरकी की 4 करोड़। राइट, ऐसे ही। जब 71 में सेपरेट हुए तो तब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 5 करोड़ थी और उनकी 7 करोड़ 7 थी। करोड़ थी, आज उनकी अब 17-18 उनकी 17 करोड़ है जी, और हम 24 करोड़ पे खड़े जबकि हैं। अनऑफिशियली हम 30 हम 30 करोड़ पे, तो 30 अभी भी करोड़। ऑफिशियली भी 7 करोड़ का गैप आ गया, 2047 एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाए। डबल हो जाएगी। तो आप देख लेना, अगर ये 24 करोड़ है तो ये 40 से ऊपर 45, 48, बिल्कुल। 50 के करीब खड़े 50 के होंगे। करीब चला जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल हमारे हुकूमती इदारों से और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी या इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी जब मैन पावर, चाहे वो आप उसको यूथ बल्ज कहें, चाहे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहें, जब इतनी अवेलेबल होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ उसके साथ कमेंसरेट या मैच नहीं करेगी, तो आप इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को कहां लेके जाएंगे? आप अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप क्राइम के लेवल्स जो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उतना ही क्राइम लेवल्स बढ़ने का चांस सबसे बड़ा इशू अभी आजकल ये इशू है। तो मेरी सबसे बड़ा सवाल निशान है कि आज तक इस मुल्क में 1947 से लेके अब हम 2023 में खड़े हैं, 76 साल का वक्त गुजर गया है, कोई होलिस्टिक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क आया ही नहीं। बिल्कुल सही। पहला। दूसरा, अगर वो आए भी हैं, जैसे 1982 का लोग जिक्र करते हैं, फिर 2012 की पॉलिसी का भी जिक्र करते हैं, वो पॉलिसीज नहीं थी। वो तो देखिए, पॉलिसी का क्या मकसद होता है? मैंने डॉक्टर साहब जब पीएचडी किया तो हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स भी थे, ट्रेनर्स भी थे, कोचेस भी थे, प्रोफेसर भी थे, या हमने जो फील्ड से लोगों के साथ इंटरेक्शन की, वो बड़ी क्लियरली पब्लिक पॉलिसी का डेफिनेशन हमारे सामने रखते थे कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई गोल्स पहले डिफाइन करते हैं और फिर यू पुट टुगेदर मीन्स एंड वेज, वो तरीकाकार आप सामने रखते हैं कि जिससे आपने उन गोल्स को अचीव करना हो। तो गोल्स क्लियर कट, साफ सुथरे, सामने शीशे की तरह। गोल से पहले एक चीज विजन और मिशन होता है। विजन और मिशन होता है, राइट। तो वो अंडरस्टैंड करना कि आपने फ्यूचर में किधर जाना है, और फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता 6 महीने में किधर जाना है, आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, शॉर्टर और लॉन्गर वे, राइट। उसको देखना बड़ा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ना पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं किए जा सके। इसमें सबसे बड़ा रियासत का कसूर श्योरली है, क्योंकि रियासत देखें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैंडेटरी है, रियासत का ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिसपे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, इनोवेशन के लोग आके बैठ सके, उनको एक एनवायरनमेंट मिले जहां पे डिलिबरेशन हो सके, डिस्कशन हो सके, और फिर एक वे फॉरवर्ड एजेंडा डिफाइन किया जाए, जिसको फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क में मैश किया जाए। एक तो ये, आज अगर मैं आपको बताऊं कि जो नेशनल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, अगर आप दुनिया में बहुत सारे, INSEAD एक बिजनेस स्कूल है फ्रांस का, आप खुद फ्रांस से हैं तो आपने नाम सुना होगा, वहां पे, इसके अलावा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इनोवेशन इंडेक्सेस प्रिंट करता है एनुअली, हर साल सालाना, और उसमें पाकिस्तान की इतनी पुअर परफॉर्मेंस है कि वो मेंशन करनी इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कोई इतनी अहम नहीं है, इसलिए कि वो है इतनी पुअर कि अगर उसको मेंशन किया जाए तो डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं आपने जो लास्ट पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि ऐसा होने की वजह क्या है, मेरा ख्याल है जो मेजर वजह यही है कि हम कभी भी जो प्रायोरिटी में रिसर्च, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन चीजों को हमने कभी हमेशा इग्नोर किया। हमारी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड, नेशनल भी, प्रोविंशियल भी, और डोमेस्टिक लोकल लेवल पे। ठीक है, हमारा आप बिजनेसमैन भी देख लें, उसकी भी प्रायोरिटी, वो इनोवेटिव अगर होगा भी ना तो उसको पता है कि यार मैंने इसी मार्केट में ऑपरेट करना है, इसमें इनोवेशन कितनी को कर लूंगा मैं, एक मग का जो हैंडल है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, इससे ज्यादा वो इनोवेशन ना करता है, ना वो इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए उसको पता है रिस्की काम है, ना इधर कंज्यूमर ने बाय करनी है, ना कंज्यूमर में वो विजन है, ना कंज्यूमर में वो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो मैं क्यों इनोवेशन करूं। जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने अपनी उसका कसूर है कि वो अगर बेसिक रिसर्च कर रहा है तो वो भी बस सिर्फ पब्लिश करने की खातिर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं जी,
और ब्रेक के बाद हम यहीं से आगाज करें। जी नाजरीन, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हों, बाइस ना हो और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरक़ी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला ना कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। यह नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारे बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो। खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अर्कम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अक़दार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अर्कम, तालीम तहजीब साथ साथ। मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनारे पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिन
टेलीविजन से बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान, और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है, जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है। इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए। इसी तरह ये चैनल भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के अवाम और बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि जिस तरह वो अपना ताल्लुक़ात जो हैं अपनी बात सुनने वाले के साथ रखते हैं, और एक दफ़ा जो उनकी बात सुन लेता है वो हमेशा उनके कलाम का खूगर होकर रह जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह एक नई रवायत कायम करेगा और आला रवायत कायम करेगा। शुक्रिया। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, हम डिस्कशन कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं ऐड कर दूं फर्दर कि मैं जब पाकिस्तान में आया तो मैं टेक्सटाइल की ऑटोमेशन पे अपनी सर्विसेज देने की कोशिश की। तो मैंने इस पे कंसल्टेंसी और मैं टेक्सटाइल के तकरीबन तमाम गुरुज को मिला। मैं उस वक्त कराची में होता था तो मैं एवरी वेडनेसडे नाइट वहाँ से फ्लाई करता था और फिर नेक्स्ट 3 डेज में फैसलाबाद होता था। तो वहाँ जाके टॉप गुरुज जो है उनसे मेरी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई। तो मेरा उनसे क्वेश्चन होता था पहला कि फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड में टॉप 500 जो ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं रिचेस्ट, उनमें पाकिस्तान कोई भी नहीं। तो आप में से किसी का टारगेट है? तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से जवाब मिलता था कि जी देखें जी, हम 10 अरब रुपया महीना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा हमने और क्या करना। राइट। तो वही विजन की जो बात है, हाँ, वो हम बस शॉर्ट गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स के अंदर हम रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं इधर से आपकी बात ये जो है इससे करूंगा कि मैं ईस्ट एशिया में काफी रहा, रिसर्च के हवाले से ट्रैवल किया, मोस्ट सिंगापुर से लेके मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग, ये सारे, और चाइना की ईस्टर्न रीजन जो बड़ी आपको पता है बड़ी प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव है, जिसमें गुआंगडोंग प्रोविंस है उनका, ये देखने को मिले। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ये इनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कोड। मैंने आपको जैसे साइंस टेक्नोलॉजी, तो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ही फ्लरिश कर सकती हैं, वरना फ्लरिश नहीं करती। वो आके एक जगह सैचुरेशन होती है। जैसे आपने कहा फॉर्च्यून 500 कंपनी सारी देखने सारी इनोवेटिव होंगी, कुछ ना कुछ काम वो करती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। एक बेहतरीन एग्जांपल नोकिया की, राइट, कैसे वो इनोवेशन की तरफ वाइप आउट नहीं गए तो वाइप आउट हो गए। ठीक, वो बिजनेस स्ट्रेटजी में एक वर्ड यूज होता है जी, कोडेक, अनदर एग्जांपल कोडेक। अमेरिका में एक बहुत बड़ी चेन थी ब्लॉकबस्टर वीडियो की, वो भी खत्म हो गया, नेटफ्लिक्स आ गया और ये सारा कुछ। तो वो इनोवेट और इवेपोरेट, ये बिजनेसेस को सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं सिखाया गया। दूसरा, टैलेंट रिटेंशन भी हम नहीं कर सके। बिल्कुल सही। आप देख लें कि हमारा जो बंदा थोड़ा सा स्किल हासिल कर ले या थोड़ी सी उसको अवेयरनेस हो जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और अब तो बड़ा इजी है इंटरनेट के जरिए पता करना स्वीडन में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कनाडा में, आप यहाँ से बैठ के, इतना इंटर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुका है। तो वो मूव करने की कोशिश करता है। वो जब हम स्टूडेंट थे तो हम लाइब्रेरियन की ख्वाब छाना करते थे। राइट। तो अब तो क्लिक ऑफ माउस है। अब क्लिक ऑफ माउस, ये इंफॉर्मेशन एज में। अब जब हमने माउस की बात की तो लास्ट 30 इयर्स में टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, मोबाइल्स वगैरह, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कहाँ से, और हम एक माउस तक नहीं बना सकते। हम माउस तक नहीं। सो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारा टैलेंट रिटेंशन भी नहीं हो सकी। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं
उनकी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी रही है। उनके पास एक तो चले बजटरी एलोकेशन का ना होना एक अलग सवाल है, उस पर काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोग्राम के टाइम की वजह से मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जितना बजट है उसको तो प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। देखिए, अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे जैसा मुल्क जहां पे रिसोर्सेज पहले ही लिमिटेड है और आप ऑप्टिमल से सब ऑप्टिमल पे काम कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट और आउटकम नहीं मिलेंगे। ना आउटपुट मिलेगी, ना आउटकम आएंगे, ना इम्पैक्ट मिलेगा। पंजाब का बजट एक वक्त में सरप्लस होता था। तो अब हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से वो बिल्कुल रहे। तो अब मैं ये समझता हूं कि अगर अभी भी हम जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, जो हमने पहले डेटा शेयर किया नाजरीन के साथ, ग्रोथ के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, और जो अनएम्प्लॉयमेंट के इस वक्त हालात हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात बन रहे हैं, इसको अगर देखते हुए अगर हम इसको नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, टेक्नोलॉजी को, साइंस को, और इससे हम ग्रोथ नहीं कराएंगे इकोनॉमिक, तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है ये रहेगा। इन मुल्कों ने, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर स्पेशली, ये तीन जो तीनों हमसे 60 की दिहाई में 1960 की दिहाई में पीछे थे, ये तीनों अब हमसे बहुत आगे, इवन 80s में भी पीछे, 80s तक पीछे थे। श्योरली डॉक्टर महबूबुल्लाह यहाँ से जी वहां गया और उसने कोरिया को जी जो सपोर्ट दी, ऐसा ही है। वो अगर यहाँ रहता तो पाकिस्तान कहीं काफी आगे जा सकता, काफी आगे जा। तो हम टैलेंट, और नाम था डॉक्टर असद जी, जो पेट्रोलियम में उस वक्त बहुत बड़ा नाम था और बेहतरीन काम कर रहे थे। राइट। पेट्रोलियम में जितना पाकिस्तान ने ग्रो किया उस वक्त उनकी वजह से ग्रो किया, उसके बाद वहां भी बुरे हालात, तो वो भी हम लूज कर गए होंगे टाइम। तो अभी हमारा साउथ कोरिया की बड़ी एग्जांपल दी जाती है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। बिल्कुल, रिवर्स ब्रेन इसलिए हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई। बिल्कुल, पाक चुंग ही जो कि एक डिक्टेटर ही था, जैसे यहाँ पे अयूब खान साहब थे, उधर पाक चुंग ही था, और ये दोनों मिलिट्री और उसमें R&D कर रहे थे। तो पाक चुंग ही ने ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि बाहर से कोरियंस वापस आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही कहा। और वो जब इकोनॉमी में दोबारा आए तो उन्होंने रिटेन किया कि ये निकल ना जाए दोबारा, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करनी थी ना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में। और लास्ट की डॉक्टर साहब, मैं एक है तो स्ट्रेटेजिक बात, लेकिन मैं नाजरीन तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि आपने मिलिट्री का भी जिक्र किया कि बांग्लादेश में जैसे मिलिट्री का रोल डिफाइन हो गया, पॉलिटिकल साइड का रोल डिफाइन हो गया, सिविल सोसाइटी का रोल डिफाइन हो गया, उलमा का रोल डिफाइन हो गया। तो उन्होंने रिलीजन, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, इनको सबको अपनी अपनी जगह जब दे दी तो उनकी ग्रोथ का एक पैटर्न डिफाइन होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि कौन किसके एरिया में जा सकता है और नहीं जा सकता, और किसको कहाँ जाना है, और कौन पावरफुल है और कौन, वो एक टसल है। हमारी जो फौज की R&D है ना, उसके ऊपर कोई मतलब, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप खुद समझते हैं, मेरे से बेहतर समझते हैं, आप उस एरिया में काम कर चुके हैं, आप उस एरिया में देख चुके हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं। स्पेस की आपने बात की, मिसाइल्स की बात की, न्यूक्लियर की बात की, लेकिन जो एक चीज मिसिंग रही ना, वो था डिफेंस सेक्टर को सिविलियन सेक्टर से लिंक करके स्पिल ओवर्स करवाना। बिल्कुल, जो कि US ने किया, इजराइल ने किया, साउथ कोरिया ने किया। बेस्ट एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। राइट, इंटरनेट जो अब हम यूज कर रहे हैं, ये अमेरिकन डिफेंस ने किया, बेसिकली बना था डिफेंस पर्पस। बिल्कुल ऐसे ही। वहां यही होता है कि डेवलपमेंट जो डिफेंस पर्पस के लिए होती है उसको फिर पब्लिक में ले आया जाता है, और उसका जो आप R&D पे एक्सपेंस करते हैं वो फिर पब्लिक उसको पे बैक कर देती है, और बचत भी हो जाती है, पब्लिक को टाइम नहीं उतना लगता। अच्छा देखिए, डिफेंस की हमेशा कटिंग एज R&D होती है, बड़ी एडवांस्ड होती है ना। मिसाइल बनाना, इतना प्रिसिजन मिसाइल बनाना आसान तो नहीं है ना। हिस्टोरिकली आर्मी ही करती है, मिलिट्री जितने होते थे जी वो आर्मी पे R&D करवाते। अभी भी नेशन स्टेट्स जो है, अमेरिका R&D पे बहुत खर्च करता है, दुनिया में मेरे ख्याल हाईएस्ट R&D एक्सपेंडिचर उसका है मिलिट्री में। लेकिन R&D उसकी अगर स्पिल ओवर करवाई जाए और सिविलियन सेक्टर को साथ साथ स्ट्रेंथन किया जाए, तो फिर कंपेटिटिवनेस नेशनल बनती है। उसमें एक एग्जांपल जापान की भी आती है जी कि वर्ल्ड वार 2 से पहले उनकी ज्यादा प्रोडक्शन जो थी मिलिट्री R&D उनकी सारी मिलिट्री पे बिल्कुल। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब उन्होंने डिफाइन कर लग गया कि मिलिट्री नहीं रखी, तो उनके अब बड़े बैठे जी, अब क्या किया जाए। टेक्नोलॉजी उनके पास थी, इनोवेशन की सेटअप्स थे, उन्होंने क्या अब क्या किया जाए, तो उन्होंने वो सारी कन्वर्ट कर दी टू सिविलियन R&D। और वहीं से देखिए आज जापान कैसा जापान है, वो आज का जापान तो ना होता, अमेरिका को उस मामले में टक्कर दे दी। आज का जापान वो जापान ना होता अगर वो उस वक्त बैठ के बड़े उनके फैसला ना करते और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम भी है, हम फैसला भी कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का इशू आ जाता है। हमने बेस्ट पॉलिसीज प्रोड्यूस की हैं। वो एक मैंने कहीं पे किसी टीवी शो में सुना था, और अभी भी हम नाजरीन तक वो मैं मैसेज क्विकली कन्वे करता हूँ कि ली कुआन यू से किसी ने सिंगापुर में पाकिस्तानी एक डेलीगेशन गया और उसने पूछा कि जी हमें राज बताएं, आप हमसे पीछे थे, ये सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, आगे कैसे निकल गया।
तो उसने कहा कि मैंने तो असल में आपसे ही आपका मॉडल को मैं देखता रहा हूँ, और मेरा और आपका फर्क सिर्फ यह है कि आपने फाइल में रखा, हाँ फाइल में रखा हुआ है, हमें इम्प्लीमेंट कर। जापान, कोरिया, सिंगापुर, इन तीनों ने कॉपी की, तीनों ने कॉपी की, और वो उसने यही कहा कि मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करता हूं आपसे सीख के, आप बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसीलिए आप पीछे रह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें, एक्सिक्यूशन करें चीजों को, उसमें प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे, चैलेंजेस भी फेस करेंगे, नाकामियां भी शायद हो, लेकिन फिर आप सीखते हैं ना, फिर अपना रास्ता बनाते हैं। अच्छा, कोरिया की आपने बात की, उसमें एक मैं इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करता हूं आपका। ज़ियाउल हक के दौर में 85 के बाद की बात है, एक पाकिस्तानी डेलीगेशन गया कोरिया, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल था। तो वहां जाके उनकी मीटिंग्स हुई, तो नवाज शरीफ का एक क्वेश्चन वहां होता था कि कोरिया ने तरक्की कैसे की। राइट। किसी ने उनको बताया कि जी कोरिया क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है तो मोटरवे बनी, तो 800 किलोमीटर की जो मोटरवे बनी उस वजह से कोरिया ने ज्यादा तरक्की की। उसने कहा कि किसने बनाई, उन्होंने कहा डाइवो। उन्होंने कहा मैं डाइवो के सीईओ से मेरी मीटिंग रखूंगा। राइट। मीटिंग हुई और वो डाइवो को पाकिस्तान ले आए। राइट। और पाकिस्तान में मोटरवे बन गए। तो जहां इंटरेस्ट होता है वहां काम कर लिया, वहां काम हो जाता है, वहां हो जाता है। वही है ना कि सिलेक्टिव इंटरेस्ट है। आप नेशनल इंटरेस्ट देखें कि आपका कोई एसेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का बनाना है, कोई आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बनाना है, कोई इंडस्ट्रियल पैटर्न्स। देखिए हमारे पास डॉक्टर साहब कितना अनफॉर्चुनेट है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी प्राइमरीली कितने बड़े, देखिए ना हमारा अभी लेबर, अभी भी 40% से ज्यादा लेबर एग्रीकल्चर में फंसी हुई है। ठीक है, 70% है तकरीबन। 70, अच्छा राइट, 70%। तो मे बी इतनी बड़ी नंबर क्वांटिटी एक सेक्टर में काम कर रही हो और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी इनोवेटिव ना हो, कितना अनफॉर्चुनेट है। आपकी दाल, आपकी कपास, आपका मैंगो, आपकी ये चीजें अगर ये ऐसी नहीं बन पाई अभी तक कि जी शुगर फ्री मैंगो हो, ठीक है, सुना है कि ऐसा भी शायद डेवलप हो गया, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा है? ये R&D हो रही होती तो ये तो आज से 20 साल में। आपका ऑरेंज सीडलेस क्यों नहीं बना, अगर बना अब बना तो इतनी लेट क्यों बना है? आपका कॉटन जो है वो वैरायटी क्यों नहीं बनी जो वाटर जिसने बनाया उसके साथ हमने किया? राइट। असल इशू ये आ जाता है, राइट कि जो ये काम करते हैं उनके साथ हम करते क्या हैं। हमारा यही तो हमारी यील्ड पर एकड़ लोएस्ट है। राइट। इस पे हम एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम कर चुके हैं पहले, जिसमें हमने इस पे काफी डिस्कशन की थी। राइट। कि इवन हमने सीड प्रोड्यूस की है, बेहतरीन दुनिया के वो सीड थे, लेकिन उसमें हम फर्दर इनोवेशन नहीं ला सके। तो ये चीजें जो है ये तभी हो सकती हैं जब एक नेशनल प्रायोरिटी हो, फिर उनको सपोर्ट किया जाए। सब्सिडी प्रायोरिटी की जब आप बात की तो हमने बात की कि आपने मोटरवे बनने थे, ऑनरशिप ली, मोटरवे बना। मेट्रो की आपने ऑनरशिप ली, साल से कम अरसे में आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया, बना दी। बिल्कुल ठीक। तो पॉलिटिकल ऑनरशिप इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में आपने की, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऑनरशिप ली नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, और दुनिया में आप अगर डीवैल्यू करके बढ़ाने का सोचते हैं तो कितनी बेवकूफी है। आप उसके फीचर्स अच्छे करें, आप उसको कम कॉस्ट पे ज्यादा अच्छे फीचर्स दें। अब ये एप्पल, आईफोन, शाइफोन क्या इनोवेशन पे खेलते हैं, सारी वैल्यूएशन। तो हमें अनफॉर्चुनेट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर ही पकड़ लेना चाहिए और बहुत बड़ा हम छलांग ना मारें, हम उसके अंदर इनोवेशन लानी चाहिए। कॉटन, हम देखें वाटर स्केर्स कंट्री है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, और हम कॉटन प्रोड्यूसिंग भी है। कॉटन तो इतना पानी को खींचता है, तो आपने उसको राइस, कॉटन, शुगर तीनों पानी खींचने वाले तीनों पानी खींचने हम उसकी कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं करते ही प्रोडक्शन में। और आप देखें पानी हम वैसे कहते हैं जी वाटर स्केर्स है, हम मैनेज ही नहीं कर रहे पानी को। तो इतने इश्यूज इस मुल्क के नेशनल प्रायोरिटी पे और इंपॉर्टेंस पे ना लाने की वजह से हुए हैं, और पॉलिटिकल विल की लैक है, और इंटेंशंस भी कह लें आप। मैं तो इंटेंशंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि विल तो चले है ही है, इंटेंशंस ठीक हो जाए तो शायद तब भी को थोड़ी विल आ जाए। इंटेंशन की आपने बात की, F-16 लेने के बाद हमारी इंटेंशन इस तरफ हुई जी, और चाइना के साथ हमने मिलके अगेन बेहतरीन प्रोड्यूस कर दिया। तो हमें थोड़ा सा अलमिया यही है कि इन अपने अपने स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने के लिए रियासत या स्टेट का जो एक रोल है, स्टेट एक मदर की तरह होती है ना, तो वो मदरली जो उसकी वो लैब है ना, उस लैब में कोजी एनवायरनमेंट देना स्टेट का काम है। अगर आप कोजी एनवायरनमेंट अपने औलाद को नहीं दे रहे, अपने स्टेक होल्डर्स को नहीं दे रहे, तो वो तितर बितर फिरते रहेंगे। वो कोई इधर मुंह किसी का है, किसी को इससे लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है, इकट्ठे वो बैठ नहीं रहे हैं, ना उनको समझ आ रही है कि किस तरफ जाना है। स्टेट उनको आबियारी करती है, उनको पौधे के, और इनोवेशन जो है ना एक पौधे की तरह, इसको आपने गोडी भी करनी है, इसको आपने प्रूनिंग भी करनी है, इसकी आपने लीव्स को शाइनिंग के लिए वैक्स भी लगानी है, फिर आपने पेस्टिसाइड भी छिड़कना है। ये आप करेंगे तो ये पौधा जो है दरख्त में कन्वर्ट होगा। और अगर ये हम नहीं करेंगे तो आई मे साउंड वेरी पेसिमिस्टिक, लेकिन हम
डूम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं जो हमारी अगली नस्लें हमें बख्शेंगी नहीं। बिल्कुल क्योंकि सही। जब ये 23 से 46 करोड़ जिस तरह आपने बताया है, अगर ये 2047 में 2050 में 46 करोड़ हो जाएंगे तो वो नस्लें किधर कहाँ सांस ले रही होंगी? ना एनवायरमेंट साफ होगी, फूड सिक्योरिटी उनकी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, उनकी जॉब्स नहीं होंगी, वो एक दूसरे का गला ही काटेंगे। एनवायरमेंट ऑलरेडी आपका इशू, एनवायरमेंट आपका इतना बड़ा, आप वल्नरेबल कंट्री है, आपने किधर जाना है? ना आप एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, कितना अनफॉर्चुनेट है कि आप सोलर को आज तक इस मुल्क में प्रमोट नहीं कर सके हैं घरों पे। ऑस्ट्रेलिया आप चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, हर घर के ऊपर सोलर प्लेट। यहाँ आप 18 रुपए की, 16 रुपए की कहते हैं, 16 की कहते हैं, आप 11 की ले लेंगे। बिजली ऑन ग्रिड जो सोल्यूशन है वो भी लोग चीख रहे हैं कि यार वो लेते इतनी सस्ती है, देते 36 रुपए का यूनिट है, और बाय करते हैं जब हमसे तो लेते हैं 12 का, 16 का था। आप कैसे इस तरह करेंगे? कहाँ आप किस तरफ जा रहे हैं? मेरी ये समझ से बाहर है। सोलर की जब आपने बात की तो स्पेन ने सबसे बड़ा प्लांट लगाया। राइट। अब स्पेन ठंडा मुल्क है जी, वहां पे सूरज हमारे इतना तो होता ही नहीं है वही ना जी। और देखिए उन्होंने क्या सोलर के लगाए, हमारे तो मेरे ख्याल 235 कोई ऐसे दिन है फुल सूरज के 365 में से, जिस मुल्क में 235 दिन सूरज फुल निकलता हो गर्मी के साथ, और वो मुल्क सोलर पे भी इतना पीछे हो। मतलब आई डोंट नो कि ये क्या सोच है या क्या। जी डॉक्टर साहब, यहाँ फिर ब्रेक लेते हैं और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ लैपटॉप स्कीम्स चली, अगर उसमें टेक्नोलॉजी ले आते तो हम कहाँ जा सकते। जी नाजरीन, हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से स्टार्ट। रास्ता तो मिल ही जाएगा जी, आप तो डन करें। सोसाइटी का छोड़ें जी, एनओसी का आपने क्या करना है? सुनिए तो सही। आइडियल प्लॉट तो कहीं नहीं मिलेगा, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? वो भी प्लॉट पर जहां हमने घर बनाना है। LDA अप्रूव प्रोजेक्ट ग्रीन व्यू हाउसिंग सोसाइटी में आप हासिल कर सकते हैं अपना प्लॉट बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। न फाइल का झंझट, न इंतजार की जहमत। मौलनवाल मुल्तान रोड की आइडियल लोकेशन, तमाम सहूलतों के साथ आबादियों के झुरमट में पुरसुकून हाउसिंग सोसाइटी। कॉल कीजिए या साइट विजिट करें। एक रोशन कल के लिए, महफूज मुस्तकबिल के लिए। ग्रीन व्यू हाउसिंग सोसाइटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ अपनी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है, और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं, और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जिंदगी सोच। बहुत मुबारक हो स्पेशल टीवी की, और आई नो द स्पॉन्सर्स जो जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, बड़ी क्लैरिटी है उनकी सोच के अंदर भी, और उम्मीद है कि वो जब इस चैनल को लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर जो सियासत को काम करेंगे और जो मुल्क के रियल नेशनल इश्यूज ऑफ इकोनॉमी है उसको हाईलाइट करेंगे। एंटरटेनमेंट इस मुल्क में ख़त्म हो गई है, एंटरटेनमेंट को हाईलाइट करेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको उसकी ज़रूरत है। फिर तीसरा मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि डिग्रियाँ अब दुनिया में नहीं चल रही हैं, अब दुनिया में स्किल चल रही है। तो स्किल्स की एम्पावरमेंट और उनको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि या वो स्किल्स सीखें या इनोवेट करें, और इनोवेशन ये 2-3 चीज़ें जो है ये मिलके एक कौम बनती है। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि स्पेशल चैनल जो है स्पेशल काम ही करे। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, डिस्कशन हमारी चल रही थी कि ऑनरशिप हम लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने लैपटॉप स्कीम एक रखी, स्टूडेंट्स को हमने लैपटॉप बेची नहीं, गिफ्ट की गई। तो उसमें भी जो इंटरेस्टिंग है कि हमने मिलियंस ऑफ लैपटॉप इंपोर्ट कर ली। अगर हम इंपोर्ट करने की बजाय उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगवाते, कि हम ये कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने चाइना से कॉन्ट्रैक्ट किया तो चाइना इंडस्ट्री लगाए। इसी तरह सोलर में हम सोलर सेल इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हमने ये सोचा ही नहीं कि उनको कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। अब फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिकल कार्स का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, तो जब तक हम उसकी प्रोडक्ट यहाँ डेवलप नहीं करेंगे, इनोवेशन लेके नहीं आएंगे, लिथियम आयन बैटरीज उसका अभी तक पाकिस्तान में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? ये बड़ा अच्छा आपने अहम सवाल है। देखिए चाइना की मैं इधर मिसाल दूंगा, हमने कोरिया भी डिस्कस किया, सिंगापुर भी किया, मैं अब चाइना की तरफ आता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये जो ईस्ट एशिया है ना, ये मशरकी एशिया, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मिसालें मौजूद हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करके। जाहिर बात है हमारा अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, हम एग्जैक्ट पॉलिसीज कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं करते, लेकिन कस्टमाइज करते हैं, लेकिन लेसन्स तो ले सकते हैं ना कि प्रिंसिपल्स क्या। देखिए चाइना में जब डेंग ज़ियाओपिंग ने जब रिफॉर्म शुरू किया और ओपन अप किया 1979-80 में, तो जो सबसे पहली स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगी थी वो शेंजन का इलाका है, ईस्ट चाइना। ये हांगकांग के बिल्कुल साथ, हांगकांग जो चाइना मेनलैंड का बॉर्डर है उसके ऊपर हांगकांग के साथ जो बॉर्डर है वहां शेंजन है। तो अगर आप हांगकांग से क्रॉस करके मेनलैंड में जाना चाहें, सबसे इजी रास्ता है शेंजन के जरिए। तो आप शेंजन जाएं तो आप रियली सरप्राइज और शॉक हो जाते हैं जिस तरीके से वो एक बैक पुराना फिशिंग विलेज था, वो एक वहां पे सारे ये मछेरे और मछलियां इकट्ठी करते और गुर्बत की इंतहा थी। लेकिन उसने जो आपने बात की है ना, एग्जैक्टली वो सोच थी। उसने कहा जी कि यहाँ मैं एक इकोनॉमिक जोन लॉन्च करने लगा हूं, जो पहली इकोनॉमिक जोन बनी चाइना की 1979-80 की बात मैं बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 40 साल, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं। उसने कहा जी यहाँ पे आएंगे लोग, यहाँ बाहर से कंपनियां, जैसे आपने कहा लिथियम आयन, इलेक्ट्रिक, जो भी उस वक्त की इंडस्ट्री थी, जो चाइना की जरूरत भी थी और चाइना जिसको मैन्युफैक्चर करके अपनी चीप लेबर से एक्सपोर्ट भी कर सारी इंडस्ट्री वहां शिफ्ट एक्सपोर्ट कर सकता था, वो सारी उसने अपने उसको खूबसूरत अंदाज में डेवलप करवाया। उसकी सब्सिडी पॉलिसी, उसका टैरिफ एनर्जी की पॉलिसी, उसकी लैंड ओनरशिप की पॉलिसी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे घर का ड्राइंग रूम हम सजाते हैं ना कि मेहमान बाहर से आए तो वो हम अपना बेडरूम में नहीं लेके जाते, हम ड्राइंग रूम में लाते हैं, और ड्राइंग रूम में हमारी कोशिश होती है कि छत भी साफ हो, सोफे भी साफ पड़े हो, कालीन भी साफ हो, लैंप के ऊपर कोई जाला भी ना लगा हो। तो उसने वैसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की और वहां से लोगों को इनकरेज किया कि आप आए और चाइनीज चीप लेबर लें, हम इनको टेक्निकली भी थोड़ा बहुत ट्रेन करना शुरू करते हैं, आप भी इनको सिखाएं और इनके अंदर वो हुनर पैदा कर दें कि ये खुद आपको हेल्प करें लोकल लेबर चीपर रेट्स में। अब देखिए सोलर की आपने बात की, आपने लिथियम आयन की बात की, आपने लैपटॉप से बात की। क्या मुश्किल है लैपटॉप की फैक्ट्रियां यहाँ पे इनवाइट करना और लगवाना और यहाँ से एक्सपोर्ट करना? लैपटॉप कौन सी कोई स्पेस टेक्नोलॉजी है कि उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े इंजीनियर चाहिए? लैपटॉप तो बेसिक टेक्नोलॉजी है,
बिल्कुल आम टेक्नोलॉजी है लैपटॉप। मदरबोर्ड है वो आपने इंटेल का लेना है, वो इंटेल का सारी लेना है, दुनिया जो लगा रही है। बाकी आपने बाकी- चीजें बनानी है, असेंबल करें, उसको लगाएं। और जैसे मलेशिया करता था, या वो सोनी की चीजें वहां चली गई, उसकी सैनियों की चीजें चली गई, मलेशिया में प्रोड्यूस हुई, थाईलैंड में हुई और फिर एक्सपोर्ट हुई। आपने बेसिकली एक्सपोर्ट बढ़ानी है और आपने इनवाइट करना है उन जो लोगों को यहाँ पे लोकल लेवल पे हुनर भी सिखा दें। हमारे बंदों को लैपटॉप बनाना आ जाएगा, हम लोकल लैपटॉप बना लेंगे, XYZ ABC कंपनियां बनना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तानी लैपटॉप भी शायद बनना शुरू हो जाए। अगर हम गाड़ियां बना सकते हैं एक दौर में, तो आज हम वो गाड़ियां तो क्या, हम आपने बताया माउस नहीं बना रहे, कहां गाड़ी बनाती हुई कौम माउस ना बना सक रही हो, तो इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक कि शिप इंडस्ट्री भी हमारी किसी जमाने में बहुत अच्छी थी जी, बड़े बड़े शिप्स हमने बनाए, एरोनॉटिकल में भी हमने बाद बहुत में बड़ा नाम, आगे निकल बहुत चले बड़ा गए। नाम था। तो ये अनफॉर्चुनेट है। अब अगर हम आपने चाइना की बात की, तो चाइना की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो रिसर्च एंड इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटीज, एब्सोल्युटली उनके स्टार्टअप्स, और वहीं से सारा बिल्ड हुआ। बिल्कुल ठीक है। हमने भी सोचा उनसे सीखने के लिए, और 2010 में लाहौर चैम्बर से हमने इंडस्ट्री गेम लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया था। फिर HEC को उसके ऑन बोर्ड लिया, फिर HEC ने OREX बनाए, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। लेकिन अभी तक जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना वो प्रॉपरली डिफाइन हुआ, ना हम वो अचीव कर सके। राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ एक्सपीरियंस भी है जी। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ये जो OREX बने हैं, क्योंकि मैं इसकी तरफ पहले आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इसको होना चाहिए ऑफिस। बिल्कुल। देखिए बात शुरू हुई थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर नहीं होती, उसका एक आपस में सब इन चीजों का लिंक्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक। यूनिवर्सिटियां हब होती हैं R&D का, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस करना है वो स्कॉलर, वो रिसर्चर जो कोई नई नॉलेज क्रिएट करेगा, सिर्फ बेसिक बुनियादी साइंस के अंदर एडिशन करने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स के, जैसे आपने प्रोग्राम के बड़े शुरू में अच्छी बात की कि हम सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। हम प्रॉब्लम सिर्फ आइडेंटिफायर नहीं है, छुपे खजाने में आप सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके लोगों के सामने नहीं रख रहे कि ये प्रॉब्लम है, लोग पूछेंगे लोग काम करें, हमने सॉल्यूशंस देखने। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो OREX थे ये बड़ा अच्छा स्टेप था, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, वही जब आप क्लियर कट गोल ट्रांसपेरेंटली डिफाइन करके सामने नहीं रखेंगे, जब आप कंफ्यूज्ड किस्म की लैंडस्केप को ड्रॉ कर देंगे, और वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने देखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को कोई बंदा कहता है हाथ है, कोई बंदा कहता है ये कासल है, कोई बंदा कहता है ये किसी की बंदे की तस्वीर है, हर बंदा अपनी तरह उसको वो कर लेता है। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव ही है कि वो कंफ्यूज रखे, कि वो उसको पता ना चले, वो उसके अंदर ढूंढता रहे कि ये क्या चीज निकल रही है। खुद वो कुछ सोच रहा होता है हालांकि जिसमें उसने बनाया होता है, लेकिन वो खुश हो रहा होता है कि हर बंदा इसको फर्क चीजें दे रहा है। लेकिन ऐसे पॉलिसी में नहीं होता। पॉलिसी का वर्ल्ड बड़ा क्लियर कट ट्रांसपेरेंट है, उसमें अगर आप कंफ्यूज रखेंगे ना स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, OREX जो है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी में आप R&D करवाते हैं तो आपकी लेबोरेटरी, आपकी साइंस, आपके प्रोफेसर, आपके टैलेंट तो वहीं पे मौजूद है ना, और बच्चे भी वो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए, उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, तभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। OREX का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ये क्लियर कट बताया ही नहीं गया, ना HEC की जानिब से ना यूनिवर्सिटी की जानिब से कि उन्होंने करना क्या। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। बिल्कुल। जब OREX में एक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक पेटेंट लेके जाता है OREX के डायरेक्टर के पास, अब मैंने ये होते हुए देखा है, तो पहले तो वो ये डरता है कि ये अगर मैंने OREX के डायरेक्टर को बता दिया और इसका एकेडमिया में कहीं और लिंकेज हुआ, तो ये किसी और को बता के कहीं ये अपने किसी और का पेटेंट फाइल करवा के मेरे पेटेंट को खत्म ना करें। ऐसे केसेस भी देखे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हैं जी, और मैंने एक पब्लिकेशन की हुई है जी, तो मैंने आपको दे दी कि आप जाके पेपर पढ़ दो। राइट। ऐसे केस आपने वहां जाके मेरा पेपर अपने नाम से पढ़ दिया, ठीक। तो इसी तरह बेशुमार प्रोफेसर जो हैं जी, काम स्टूडेंट कर रहा होता है, जी, नाम उनका आ जाता है पब्लिकेशन जो कि एथिकली रॉन्ग है, अनएथिकल है। तो हम उनको एथिकली भी एक कल्चर डेवलप नहीं कर सके, ठीक है, कि वो डायरेक्टर OREX से डर रहा होता है कि ये अपने किसी कुलीग को ना बता दे। फिर उसको ये भी शक है कि ये जब IPO जो पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अदारा है वहां तक जाएगा, उसके बुरे हालात हैं, उधर वो स्किल्ड बंदे ही नहीं जो इसका असेस कर सके। मैं आपको एक अपनी खुद फिजिकल जो मैंने फेस टू फेस वाकया सुना है उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफेसर है, विदाउट नेमिंग एनीवन, वो नस्ट के हैं और वो कनाडा से मूव किए यहाँ, उनको 10-12 साल यहाँ हो गए। वो कहते हैं कि जब मैं मूव किया था तो मैं कनाडा में एक पेटेंट था मेरे पास, वो मैं पाकिस्तान आया तो मैं नस्ट को ज्वाइन किया, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान में उसको पेटेंट को फाइल करता हूँ।
कोई रीजन होगा, ये मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि रादर देन यूएसपीटीओ में, यूनाइटेड स्टेट्स में फाइल करने के, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान में। कहते हैं मुझे 10 साल के बाद उस पेटेंट का आईपीओ से जवाब आया, और वो भी यह है कि वो आपकी गुम हो गई है फाइल, जरा दोबारा हमने वो सिर्फ नंबर रेफरेंस था तो आप जरा दोबारा वो सबमिट कर। 10 साल वो ये सोए ही रहे। कहते मैं तो इसलिए परसू नहीं किया कि मैं पढ़ाने लिखाने में लग गया। मैंने कहा यार पता नहीं शायद यहाँ प्रोसेस ही इतना लंबा है, और मुझे पाकिस्तानी कल्चर का पता भी नहीं था। मैं इतने अरसे बाद कनाडा से वापस मूव किया। अब वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है नस्ट में, लेकिन उन्होंने जब ये वाकया सुनाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं क्या, मेरे में क्या मोटिवेशन रहती कि मैं और R&D करके कोई और पेटेंट्स बनाता और मैं दुनिया को ये बताता कि ये डिजाइन या यूटिलिटी पेटेंट मेरे पास है, और अब बताओ मेरी रॉयल्टी क्या है या पाकिस्तान को क्या इससे एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ऑरिक्स जो है वो ना उनके पास मैन पावर है जो पेटेंट्स को समझ सके, इवेल्युएट, इनिशियल स्क्रीनिंग तो कर सके ना, और फिर आगे आईपीओ से राब्ता भी रखे। दूसरा प्रॉब्लम है कि आईपीओ के पास मैन पावर नहीं। तीसरा, ऑरिक्स की डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं है। ऑरिक्स की एचईसी अगर उनको कोई ट्रेनिंग भी करा देता है ना डायरेक्टर्स को या डिप्टी डायरेक्टर्स को, वो ट्रेनिंग, लेकिन वो ऐसी स्पोरेडिक और अजीब सी है कि वो उनको कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं। और तीसरा ये कि यूनिवर्सिटीज की अपनी प्रायोरिटी भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एचईसी के कहने पे एक डंडा एचईसी का कि ऑरिक होना चाहिए, वो ऑरिक कर लेते हैं। कोई ऑरिक नोटिफाई वो अप्रूव करवा लेते हैं एचईसी से, साल बाद वो डी नोटिफाई हो जाता है क्योंकि वो पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं कर रहा, फिर नोटिफाई कराते हैं, फिर डी नोटिफाई हो जाता है। तो हम बिल्कुल एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ और इंटेंशंस के साथ नहीं जा रहे, ये एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, क्योंकि टाइम हमारा कम है। इस पे भी हम एक सीरीज रखेंगे, तो हमने सोचा है कि जो इंटरेस्टेड एरियाज हैं उन पे हम वंस अ मंथ जरूर प्रोग्राम रखें ताकि हम पब्लिक को बता सकें कि हम कहाँ पे। जी नाजरीन, हमारा वक्त क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है, तो इजाज़त लेने से पहले मैं थोड़ा वाइंड अप कर दूं कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने भी डिटेल में बताया कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, हमें री इन्वेंट नहीं करना कुछ भी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ हमने किया, हमने मिसाइल बना लिए, हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, सैटेलाइट्स बना लिए, हमने बेहतरीन किस्म का फाइटर प्लेन भी बना लिया। तो जहां हमारा इंटरेस्ट बिल्ड होता है वो हम करते हैं। तो ऑरिक्स की जब हमने बात की तो बेसिकली जब तक हम प्रोफेसर को उसका मुआवजा नहीं देंगे प्रॉपर और उसको R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करेंगे, अगर हम प्रोफेसर को कहेंगे कि जी नहीं तुम्हें 12-15 क्रेडिट आवर पर वीक पढ़ाने हैं, तो उसके पास टाइम कौन है। तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज प्रॉपर बिल्ड ही नहीं हो सकता जब तक कि हम इस पे फोकस नहीं करें। तो सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है। इसके साथ अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।